नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हाँ। आज हम मोंगोडीबी की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, खास तौर पे स्कीमा डिजाइन पर। बिल्कुल। हाँ। हमारे हाथ मास्टरिंग मोंगोडीबी अवॉइडिंग कॉमन स्कीमा डिजाइन पिटफॉल्स नाम का एक लेख लगा है। देखिए, मोंगोडीबी का जो सबसे बड़ा आकर्षण है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, वो आज़ादी, कोई तयशुदा ढांचा नहीं, कोई बंधन नहीं। लेकिन मैंने असल में प्रोजेक्ट्स को इसी वजह से फेल होते देखा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि टीम सोचती है अरे ये तो नो सीक्वल है, कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं। और 6 महीने बाद? 6 महीने बाद उनका डेटाबेस एक कबाड़खाना बन चुका होता है। हाँ। तो आज हमारा मिशन है इसी कबाड़खाने से बचने का एक नक्शा तैयार करना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो जो आजादी है वही सबसे बड़ा जाल भी है। जाल कैसे? देखिए, एसक्यूएल की दुनिया में नियम पहले से तय हैं। आपको एक नक्शा बनाना ही पड़ता है। मोंगोडीबी आपको एक खाली कैनवस देता है और कहता है जो मर्जी बनाओ। और अगर आप अच्छे आर्किटेक्ट नहीं हैं तो आप एक टेढ़ी-मेढ़ी कमजोर इमारत खड़ी कर देंगे। अगर आप आज की हमारी पूरी बातचीत का सार एक लाइन में समझना चाहें तो वो है संतुलन। संतुलन। हाँ, हर डिजाइन का फैसला एक संतुलन साधने जैसा है। मतलब रीड परफॉर्मेंस, राइट परफॉर्मेंस और डेटा कंसिस्टेंसी के बीच। मतलब हर फैसले में कोई ना कोई ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। संतुलन, ये सुनना दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पहली और सबसे बड़ी मतलब फाउंडेशनल गलती कौन सी है जो डेवलपर्स इस खाली कैनवस पर कर बैठते हैं? सबसे बड़ी गलती है कैनवस पर रंग डालने से पहले ये सोचना ही नहीं कि पेंटिंग दिखेगी कैसी। मतलब उपयोग के मामले को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। अच्छा। डेवलपर्स डेटा को स्टोर कैसे करना है इस पर तो सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एप्लीकेशन उस डेटा को इस्तेमाल कैसे करेगा। अच्छा। क्या आपका एप्लीकेशन एक ब्लॉक की तरह है जहां लोग एक बार लिखते हैं और हजारों बार पढ़ते हैं? यानी रीड हैवी। हाँ, या फिर ये एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जहां लगातार डेटा आ रहा है, यानी राइट हैवी। आपके क्वेरी पैटर्न क्या होंगे? इन सवालों के जवाब ही आपके स्कीमा की नींव रखते हैं। सही बात है। मतलब घर बनाने से पहले ये तय करना कि उसमें रहने वाले लोग दरवाजे का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे या खिड़की का। और इसी से जुड़ी एक और बात जो मैंने अक्सर देखी है, खासकर उन डेवलपर्स में जो एसक्यूएल की दुनिया से आते हैं, वो मोंगोडीबी में भी एसक्यूएल वाला ही दिमाग लगाते हैं। और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है, रिलेशनल डेटाबेस की तरह डिजाइन करना। हाँ, एसक्यूएल हमें नॉर्मलाइजेशन सिखाता है कि डेटा को दोहराओ मत, उसे छोटे छोटे अलग अलग टेबल्स में तोड़ दो। बिल्कुल। मोंगोडीबी में ये सोच अक्सर परफॉर्मेंस की दुश्मन बन जाती है। आप एक ब्लॉग पोस्ट के लिए एक कलेक्शन बनाते हैं, कमेंट्स के लिए दूसरी और यूजर के लिए तीसरी। और फिर डेटा दिखाने के लिए अब एक पोस्ट और उसके सारे कमेंट्स दिखाने के लिए आपको डेटाबेस से 3 अलग अलग जगहों से डेटा जोड़ना पड़ता है, जो मोंगोडीबी के लिए बने ही नहीं है। एग्जैक्टली। एक मिनट, यहाँ मुझे रोकिए। एसक्यूएल की दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि डेटा को दोहराना मतलब रिडंडेंसी एक पाप है। हाँ, सिखाया जाता है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ वही करना है। इससे तो डेटा अपडेट करने में दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए एक यूजर का नाम 100 जगह एम्बेडेड है और उसे बदलना पड़े, तब क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही उस संतुलन की बात को वापस लाता है। समाधान है डीनॉर्मलाइजेशन, लेकिन आंख बंद करके नहीं। तो नियम क्या है? नियम ये है, जो डेटा अक्सर एक साथ एक्सेस किया जाता है उसे एक ही डॉक्यूमेंट में एम्बेड करें। जैसे ब्लॉग पोस्ट और उसके कमेंट्स। हाँ, इन्हें एक साथ रखने से एक ही डेटाबेस रीड में सारा काम हो जाता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब, अगर कोई डेटा बार बार बदलता है, जैसे यूजर का नाम, या बहुत बड़ा है जैसे यूजर की हजारों एक्टिविटीज की लिस्ट, तो उसे एम्बेड करने के बजाय रेफरेंस करना, यानी उसका सिर्फ एक आईडी स्टोर करना ही बेहतर है। तो ये एक कला है, विज्ञान से ज्यादा। सही पकड़ा। आपको तय करना है कि आपको एक साथ डेटा पाने की आसानी चाहिए या उसे आसानी से अपडेट करने की सुविधा। अच्छा, तो एम्बेड करना अच्छा है, पर एक हद तक। हाँ, क्योंकि तब तो डॉक्यूमेंट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मोंगोडीबी की अपनी एक सीमा भी है 16 MB वाली, 16 MB वाली। आप आसानी से उस दीवार से टकरा सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से हम डॉक्यूमेंट के अंदर की दुनिया में आते हैं और तीसरी गलती पर पहुंचते हैं, अत्यधिक एम्बेडिंग। वो 16 MB की सीमा सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक चेतावनी। एक बड़ा डॉक्यूमेंट मेमोरी में ज्यादा जगह लेता है, नेटवर्क पर भेजने में ज्यादा समय लगता है और उसे प्रोसेस करने में सर्वर की जान निकल जाती है। तो लेख क्या कहता है इस बारे में? लेख साफ सलाह देता है, अपने डॉक्यूमेंट के औसत साइज पर नजर रखें। अगर वो लगातार बढ़ रहा है तो ये खतरे की घंटी है। और बड़े डॉक्यूमेंट में अक्सर लिस्ट या एरेज होते हैं। जैसे एक पोस्ट में कमेंट्स का एरे या एक प्रोडक्ट में रिव्यूज का एरे।
इनके साथ क्या गड़बड़ हो सकती है? इनके साथ ये गड़बड़ हो सकती है कि ये बिना किसी रोक टोक के बढ़ते जाते हैं। अनबाउंडेड अरेज। हाँ, इसे अनबाउंडेड एरेज कहते हैं। और ये चौथी बड़ी गलती है। सोचिए, एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसके लाखों रिव्यूज हैं। अगर आप सारे रिव्यूज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक एरे में डाल देंगे तो डॉक्यूमेंट इतना बड़ा और धीमा हो जाएगा कि उसे खोलना ही एक महाभारत बन जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? सारे रिव्यूज को अलग कलेक्शन में डाल दें? वो एक तरीका है, या फिर आप पेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पेजिंग। यानी डॉक्यूमेंट में सिर्फ 50 सबसे ताजा रिव्यूज रखें और बाकी को एक अलग कलेक्शन में डाल दें। एक और बहुत जरूरी बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। क्या? अगर आप एरे के अंदर मौजूद किसी चीज पर क्वेरी कर रहे हैं तो उस पर इंडेक्स जरूर बनाएं। इसके बिना डेटाबेस को हर डॉक्यूमेंट के अंदर पूरे एरे को हर बार खोजना पड़ेगा। इंडेक्स, ये शब्द सुनते ही मुझे लगता है कि हम प्रदर्शन और रफ्तार के इलाके में आ गए हैं। हाँ, अब स्पीड की बात करते हैं। और लेख की 5वीं गलती इसी से जुड़ी है, इंडेक्सिंग को नजरअंदाज करना, निग्लेक्टिंग इंडेक्सिंग। ये सुनने में इतना बुनियादी लगता है, फिर भी लोग ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि शुरू में जब डेटा कम होता है तो फर्क पता नहीं चलता। सही। लेकिन जैसे ही कलेक्शन में हजारों या लाखों डॉक्यूमेंट होते हैं, बिना इंडेक्स वाली क्वेरी आपके एप्लीकेशन को घुटनों पर ला सकती है। मैं आपको एक असल उदाहरण देता हूँ। एक टीम की क्वेरी 30 सेकंड ले रही थी। 30 सेकंड? हाँ, 30 सेकंड। यूजर तब तक 3 बार पेज रिफ्रेश कर चुका होता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक सही इंडेक्स लगाया और वही क्वेरी 20 मिलीसेकंड में चलने लगी। वाह, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल कमाल है। लेकिन लेख ये भी कहता है कि रणनीतिक रूप से इंडेक्स बनाए। इसका क्या मतलब है? क्या ज्यादा इंडेक्स बनाना भी बुरा हो सकता है? हाँ, हर इंडेक्स आपके लिखने के ऑपरेशन को थोड़ा धीमा करता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर बार जब आप डेटा लिखते हैं तो डेटाबेस को इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ता है और ये डिस्क पर जगह भी लेता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए लेख की सलाह है कि अपने इंडेक्स के उपयोग की निगरानी करें। अगर कोई इंडेक्स इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो वो सिर्फ एक बोझ है। हाँ, उसे हटा दें। ठीक है, तो हमने स्पीड की बात कर ली, अब बात करते हैं डेटा की शुद्धता की। डेटा इंटीग्रिटी। हाँ, मोंगोडीबी को लोग स्कीमा लेस कहते हैं और इसी वजह से छठी गलती होती है, डेटा वैलिडेशन को नजरअंदाज करना। लोग सोचते हैं कोई स्कीमा नहीं है तो जैसा मन करे वैसा डेटा डालो। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। गलतफहमी क्यों? स्कीमा लेस का मतलब ये नहीं है कि अनुशासन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि डेटाबेस आप पर कोई स्कीमा थोपता नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। सही। अगर आप वैलिडेशन लागू नहीं करेंगे तो आपके डेटाबेस में कचरा भर जाएगा। कैसा कचरा? किसी डॉक्यूमेंट में फील्ड का नाम होगा ईमेल, किसी में ईमेल एड्रेस, किसी में ईमेल, किसी में उम्र एक नंबर होगी, किसी में एक स्ट्रिंग। बाद में इस डेटा पर कोई भी लॉजिक लगाना एक दुस्सप्न बन जाता है। तो इसका समाधान है मोंगोडीबी के अपने बिल्ट इन स्कीमा वैलिडेशन रूल्स का इस्तेमाल करना। हाँ, या फिर मोंगोस जैसी लाइब्रेरी का जो आपके एप्लीकेशन लेवल पर एक मजबूत ढांचा बना देती है। बिल्कुल। और डेटा की शुद्धता के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। यहीं पर अगली गलती आती है, डेटा की निरंतरता को नजरअंदाज करना। डेटा कंसिस्टेंसी। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम कर रहे होते हैं जहां डेटा की कई कॉपीज होती हैं, तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि आपका लिखा हुआ डेटा सच में सुरक्षित रूप से लिखा गया है। अच्छा, तो राइट कंसर्न्स एक तरह से डेटाबेस से गारंटी मांगना है। कह सकते हैं। मतलब सिर्फ ये मत बताओ कि तुमने डेटा ले लिया है, ये पक्का करो कि तुमने उसे कम से कम 2 या 3 जगहों पर सुरक्षित लिख दिया है, ताकि अगर एक सर्वर क्रैश भी हो जाए तो मेरा डेटा न उड़े। क्या ये सही समझ है? एकदम सही। आप मोंगोडीबी को बता सकते हैं कि एक राइट ऑपरेशन को सफल तभी मानना जब वो क्लस्टर के मेजॉरिटी यानी आधे से ज्यादा सर्वरों पर लिखा जा चुका हो। इससे एक मानसिक शांति मिलती है। हाँ, कि आपका डेटा सुरक्षित है। ठीक है, तो हमने बुनियाद, डॉक्यूमेंट, प्रदर्शन और सुरक्षा की गलतियों को समझ लिया। अब बात करते हैं भविष्य की योजना की, स्केलिंग की। हाँ, स्केलिंग। लेख की एक और गलती है शार्डिंग के लिए योजना बनाने में विफल रहना। शार्डिंग मुझे हमेशा से एक डरावना और जटिल विषय लगा है। ये जटिल है, इसीलिए इसके बारे में शुरू से सोचना जरूरी है। शार्डिंग है क्या, आसान शब्दों में? शार्डिंग मोंगोडीबी का तरीका है बहुत बड़े डेटासेट को संभालने का। यह आपके डेटा को कई सर्वरों, जिन्हें शार्ड्स कहते हैं, में बांट देता है। और अगर शुरू से नहीं सोचा तो बाद में जब आपका डेटा टेराबाइट्स में पहुंच जाता है, तब शार्डिंग लागू करना एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा ऑपरेशन बन जाता है।
सबसे जरूरी फैसला होता है एक अच्छी शार्ड की चुनना। शार्ड की ये वो चाबी है जिससे MongoDB तय करता है कि कौन सा डेटा किस सर्वर पर जाएगा। गलत चाबी चुनने से सारा डेटा एक ही सर्वर पर इकट्ठा हो सकता है और शार्डिंग का पूरा मकसद ही फेल हो जाता है। और भविष्य की योजना में एक और चीज आती है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, एग्रीगेशन फ्रेमवर्क से बचना। ये क्या भला है? यह डेटाबेस के अंदर ही डेटा पर जटिल ऑपरेशन करने के लिए एक पाइपलाइन जैसा है। एक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए आपको पता लगाना है कि आपकी ई-कॉमर्स साइट पर हर कैटेगरी में औसत बिक्री कितनी है। ठीक है। एक तरीका यह है कि आप हजारों प्रोडक्ट्स का कच्चा डेटा अपने एप्लीकेशन में लाएं और फिर वहां कैलकुलेशन करें, जो ज्यादातर लोग करते होंगे। हाँ। दूसरा और बेहतर तरीका है एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना। आप डेटाबेस को ही बता देते हैं कि डेटा को कैटेगरी के हिसाब से ग्रुप करो, फिर हर ग्रुप का औसत निकालो और मुझे सिर्फ फाइनल नतीजा दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्रीगेशन फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो मैं न सिर्फ अपने एप्लीकेशन सर्वर पर बेवजह का बोझ डाल रही हूँ, हाँ, बल्कि नेटवर्क बैंडविड्थ भी बर्बाद कर रही हूँ। बिल्कुल। और शायद ज्यादा मेमोरी भी। ये तो प्रदर्शन के लिए एक तेहरा झटका है। हाँ, ये एक ट्रिपल वैमी है। प्रोसेसिंग वहीं करें जहां डेटा रखा है, ये सबसे कुशल तरीका है। और अंत में एक क्लासिक गलती जो किसी भी डेटाबेस पर लागू होती है, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं। खराब बैकअप और रिकवरी योजना। हाँ, ये तकनीक से ज्यादा अनुशासन की बात है। लेख 2 बातें साफ कहता है। पहला, नियमित बैकअप लें और सबसे जरूरी, उन बैकअप्स को रिस्टोर करके टेस्ट करें। टेस्ट करना, हाँ, ये लोग भूल जाते हैं। एक अनटेस्टेड बैकअप सिर्फ एक अच्छी उम्मीद है, गारंटी नहीं। और दूसरा, हाई अवेलेबिलिटी और ऑटोमेटिक फेलओवर के लिए रेप्लिका सेट्स का उपयोग करें। यह आपके डेटा की कई कॉपीज को अलग अलग सर्वरों पर रखता है, ताकि अगर आपका प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाए तो कोई दूसरा तुरंत उसकी जगह ले सके और एप्लीकेशन चलता रहे। बिल्कुल। हमने 10 गलतियों की बात की, लेकिन अगर कोई डेवलपर अभी MongoDB शुरू कर रहा है तो आप कहेंगे कि कौन सी 3 गलतियां हैं जिनसे बचना सबसे जरूरी है? वो कौन सी गलतियां हैं जो प्रोजेक्ट को शुरू में ही डुबो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल। मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी प्रोजेक्ट किलर गलतियां हैं। पहला, उपयोग के मामले को नजरअंदाज करना। अगर आपकी नींव ही गलत है तो पूरी इमारत गिरेगी। सही। दूसरा, रिलेशनल डेटाबेस की तरह सोचना। ये MongoDB की ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय उसे उसकी कमजोरी पर लड़ने के लिए मजबूर करना है। और तीसरा, इंडेक्सिंग को अनदेखा करना। आपका एप्लीकेशन प्रोटोटाइप से आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि वो स्केल ही नहीं कर पाएगा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? मुझे लगता है कि मुख्य संदेश ये है कि MongoDB का लचीलापन एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये जिम्मेदारी के साथ आती है। हाँ, बिल्कुल। ये किसी कठोर नियम का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर सोच समझकर संतुलन बनाने और अपने एप्लीकेशन की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने के बारे में है। बिल्कुल सही। शक्ति और जिम्मेदारी के बीच का संतुलन। इन आम गलतियों से बचकर और अपने एप्लीकेशन के यूज केस को हमेशा सामने रखकर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जा सकता है जो न केवल आज अच्छा प्रदर्शन करे, बल्कि भविष्य में स्केल करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हो। सही कहा। एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। लेख में ये भी उल्लेख है कि डेटा स्टोर होने के बाद भी स्कीमा को बदला जा सकता है, जो MongoDB की एक और बड़ी खूबी है। हाँ, स्कीमा माइग्रेशन। तो इसी पर आधारित एक विचार, क्योंकि MongoDB का स्कीमा लचीला है और समय के साथ विकसित हो सकता है, तो हमारे वर्तमान डेटा मॉडल के बारे में ऐसी कौन सी एक धारणा है जिसे 1 साल बाद बदलने की आवश्यकता हो सकती है, और हम आज उस भविष्य के लचीलेपन के लिए कैसे डिजाइन कर सकते हैं?